मेरे मॉम और डैड बिहार से हैं और मैं दिल्ली से हूँ। मेरे मॉम और डैड पटना से हैं और मैं बैंगलोर बेस्ड हूँ। अरे भैया, ये कैसे संभव है? आप जन स्वराज से कितनी सैलरी लेते हैं? जो करेंसी है वो मिलता है। लगता है आपको कि बिहार के लोग जाति और धर्म से ऊपर भी उठ के किसी को वोट कर सकते हैं? भैया बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी इनको समय लगेगा। जैसी बातें प्रशांत किशोर जी करते हैं कि बिहार में ये बदलाव करेंगे, ये सुधार देंगे, वो सुधार देंगे, ऐसी ही सिमिलर बातें अरविंद केजरीवाल भी किया करते थे। जन स्वराज भी अभी अलग अलग तरह का प्रॉमिस कर रही, तो लोगों के मन में जो डर है वो ये है कि क्या ये भी आम आदमी पार्टी की तरह अपने प्रोमिसेस को तोड़ देंगे या फिर अपने वादों को निभाएंगे? मुझे तो कोई सिमिलैरिटी बाहर से दिख सकता है आपको। दुनिया बेस्ट आइडियाज से नहीं बदलता है, दुनिया सिंपल आइडियाज के बेस्ट एग्जीक्यूशन से बदलता है। जनसुराज भी अगर सत्ता में आ जाएगा तो क्या करेगा? वही करेगा जो पिछली पार्टियां कर रही थी। जनसुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कैसे होगा। देखिए मजा आएगा इसमें, 2025 के इलेक्शन में बहुत मजा आने वाला है। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमशुल आरफीन है और आप देख रहे हैं जनसुराज टीवी उर्दू। और आज हमारे साथ बैठे हैं विवेक भाई। विवेक भाई पिछले 2 साल से पदयात्रा में जनसुराज के चल रहे हैं हमारे साथ ही, और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अभी तक निभाई है। तो हम डायरेक्ट विवेक भाई से बात करना चाहते हैं कि ये जनसुराज में आने से पहले क्या कर रहे थे और जनसुराज से जुड़ने का इनका क्या मकसद है, क्यों जुड़े जनसुराज से आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शमशुल भाई। जनसुराज उर्दू टीवी के सारे दर्शक को नमस्कार और आदाब। और मैं आपके चैनल को इंतजार करता हूं कि आपका अगला प्रोग्राम कब आएगा। तो आपने बहुत शिद्दत से इसमें काम किया है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनसुराज के पहले मैं क्या करता था, तो उसको अगर संक्षिप्त में बोलूं तो जनसुराज के 10-15 साल जुड़ने के पिछले 10-15 साल हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। और जो बुनियादी सवाल जिसका समाधान ढूंढने का प्रयास हमने किया है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। और शिक्षा का उद्देश्य कहीं ना कहीं जो गांधी जी बहुत पहले कहकर चले गए, जो हम आज तक कोशिश कर रहे हैं उसको जमीन पर लाया जाए, कि द एम ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट ऑटोनोमस इंडिविजुअल्स जो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली इंडिपेंडेंट सिटीजन बने, नागरिक बने। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिर्फ बिहार की बात नहीं, पूरे देश में हम लोग इसमें विफल हुए हैं बड़े स्तर पे। क्योंकि ये बच्चा जिस घर में पैदा हो जाता है, लगभग उसकी छलांग उसी दिन तय हो जाती है कि वो 100 मीटर कि 200 मीटर किस रेस में वो दौड़ेगा और कितना भाग पाएगा, कितना सफल हो पाएगा। ये उसकी क्षमता पर निर्भर नहीं करती है, इस बात पर निर्भर कर रही है कि किस घर में पैदा हुआ, किस जात में पैदा हुआ, किस धर्म में पैदा हुआ, किस राज्य में पैदा हुआ, वहां पर व्यवस्थाएं कैसी हैं। तो जो पिछले 10-15 साल में एक प्रयास रहा है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए, उसमें एक छोटा सा आप कहेंगे कि कंट्रीब्यूशन किया जाए, जिससे किसी बच्चे के लिए उसकी डेस्टिनी इस बात पर निर्भर करे कि उसके अंदर क्षमता कितनी है। इसी काम को मैं 10-15 साल भारत में ज्यादातर काम किया है, भारत के बाहर भी काम किया है। एक संस्था भी खोली जिसमें अलग अलग राज्यों में शिक्षा पर काम किया है। और उसका मूल उद्देश्य है कि हाउ डू वी कल्टिवेट क्रिएटिव कॉन्फिडेंस एंड एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। ये 2 चीज, रचनात्मक अभिव्यक्ति और कैसे हम उद्यमी बने। हर आदमी को आप रोजगार नहीं दे सकते। तो ये शिक्षा में कहीं ना कहीं, जो प्रशांत जी कई बार कहते हैं कि सरकार का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि भाई पहले 15, 18, 20 साल आप उनको ऐसी शिक्षा दें कि वो आत्मनिर्भर बन जाएं और फिर वो सरकार को मदद करें, टैक्स के थ्रू और बाकी चीजों के थ्रू, सरकार पर निर्भर ना हो। अभी उल्टा हो रहा है। पहला 15 साल सरकार की व्यवस्था इतनी खराब है कि आप कुछ सीख रहे नहीं है, तो अब अगले 50-60 साल आप सरकार पर निर्भर रहते हैं। जिन देशों में इस पर काम हुआ है वो देश देखेंगे कि आप आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत स्वस्थ रहा है और लोकतंत्र वहां का स्वस्थ है। मैं एक बात से बस इसको अंत करूंगा कि हम लोग अभी भी यंग डेमोक्रेसी है, मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है, तो काम चल रहा है। लेकिन क्योंकि बिहार के संदर्भ में काम कर रहे हैं, तो बिहार उसमें भी सबसे खराब स्थिति में है, शिक्षा की व्यवस्था पूरी ध्वस्त है। तो यही कारण था कि इसको अगर मैं और आप करना चाहें तो एक स्तर पे कर पाएंगे, छोटे से स्तर पे कर पाएंगे। इसको बोलते हैं आप आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट कर सकते हैं। बड़े स्तर पर बदलाव लाना है अगर समाज में, तो राजनीति एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है, आपको वो स्केल देता है।
हम और आप कुछ भी करेंगे किसी स्तर पे, लोग ह्यूमन रिसोर्स, आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, प्रोसेस प्रक्रिया के स्तर पे, प्लेटफॉर्म के स्तर पे, उसकी एक सीमा होगी। पर राजनीतिक व्यवस्था जो है आपको मंच देता है जिसपे आप समाज में बड़े स्तर पर बदलाव ला सकते हैं। तो यही मोटिवेशन था कि पिछले 10-15 साल में एक अपने स्तर पे, सामूहिक स्तर पे, नॉट फॉर प्रॉफिट के माध्यम से, कम्युनिटी बिल्डिंग के माध्यम से इस काम को किया, लेकिन उसको एक बड़े स्तर पे करने का मौका मुझे लग रहा है कि जनसुराज सबको दे रहा है। और दूसरा, क्योंकि बिहार का मैं मूल निवासी हूं, तो हमेशा एक रहता है जिस धरती में आपकी पैदाइश हुई है वहां पर आके आप कुछ गिव बैक करें। अच्छा, ये बताइए विवेक भाई, बहुत सारे लोग हैं जो सवाल करते हैं ये कि जन स्वराज में आप काम कर रहे हैं, जन स्वराज में बहुत सारे लोग ऐसा बात करते हैं कि जन स्वराज में जो भी काम कर रहा है उनको एक सैलरी दी जाती है, तो आप जन स्वराज से कितनी सैलरी लेते हैं? यहाँ काम करने के लिए कितनी सैलरी आपको मिलती है? मेरे ख्याल से मुझे जनसुराज से कोई सैलरी नहीं मिलती है और ना ऐसी हमारी कोई अपेक्षा है, क्योंकि लिए जिस दिन से इसकी शुरुआत प्रशांत जी ने की है, वो कह रहे हैं कि अगर आपको आप में बिहार बदलने का जज्बा है, जनसुराज में आने की एक ही क्वालिफिकेशन है, अगर आपको आप में बिहार बदलने का कहीं ना कोई जज्बा है, आप कुछ करना चाहते हैं कि बिहार में एक आमूलचूल परिवर्तन हो, बस वो जज्बा लेकर आइए, बाकी मंच जनसुराज देता है। हम सब, मैं अकेले नहीं, हम लोग सब, ज्यादातर लोग, आप खुद एक वॉलेंटियर है, मैं खुद वॉलेंटियर हूँ, और जो मिलता है, जो आप बोलेंगे जो करेंसी है वो मिलता है, करेंसी ऑफ सेटिस्फैक्शन, अच्छा, करेंसी ऑफ मीनिंग, करेंसी ऑफ पर्पस, कि जीवन में ऐसा कुछ कर रहे हैं जो सिर्फ हमारे और आप तक सीमित नहीं है, वो मिलता है। बाकी मुझे लगता है कि वो मंच मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जितने वॉलेंटियर जनसुराज से जुड़ रहे हैं वो नहीं, वो आप जो बात बोल रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ, मीडिया में ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं, तो जब आपके काबिलियत पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है तो क्या करेगा, आपको कैरेक्टर असैसिनेट करेगा, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोलेगा जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो ज्यादातर लोग यहाँ मेरे ख्याल से सेल्फ मोटिवेशन से आए हैं और बिहार बदलने के नजरिए से आए हैं, और क्योंकि राजनीति जो थी वो कहीं ना कहीं, मतलब आप देख ही रहे हैं, कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा है कि भैया कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं। ऑडेसिटी देखिए कि भैया आप कैसे आ गए राजनीति में। मतलब राजनीति कुछ परिवारों की, आप बोलेंगे एक तरह बपौती जैसे बनी हुई है, अगर बपौती खराब टर्म है तो मतलब आपका एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि अब मैं हूं तो मैं ही राजनीति अब जिंदगी भर करूंगा। जैसे अभी तेजस्वी यादव बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि हमारे पिताजी ने या फिर हमारे पूरे फैमिली में जो फसल लगाया उसको काटेंगे हम ही, तो उनको लग रहा है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है बिहार, अब उनको राज करने का उनका टाइम आ गया है कि अब पहले मेरे फादर कर रहे थे अब हम करें, तो यही सिस्टम चलता आ रहा है जैसे बिहार में देखा जाए तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दर्शकों, ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते हैं, उनको लगता है कि जैसे आप भी अपना कुछ छोड़ के आए हैं, आपकी अच्छी खासी सैलरी होगी, तो उनको लग रहा है कि इतनी अच्छी खासी सैलरी छोड़ के लोग यहाँ पे बिहार में क्यों आ रहे हैं, मोटिवेशन उनके अंदर शायद वो नहीं आ पा रहा है। तो कुछ तो ऐसा मोटिवेशन होगा जो आपने ये डिसाइड किया कि पैसा अभी मुझे नहीं चाहिए, अभी मुझे बिहार के लिए करना है, वो एकदम इंस्टेंट क्या था मोटिवेशन, इंस्टेंट मोटिवेशन क्या था? देखिए, एक नेता की बात नहीं है, जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, प्रणेता हैं, हम लोग सबके मार्गदर्शक हैं प्रशांत जी, उन्होंने कई बार कहा है कि कुल मिलाकर 1200 परिवार के लगभग ही बिहार को चला रहे हैं, तो उस हिसाब से इसको बदलना चाहिए, क्योंकि राजतंत्र तो है नहीं। लेकिन व्यक्तिगत मोटिवेशन हर व्यक्ति की अलग होगी, आपकी कुछ अलग है, हमारी कुछ अलग है। जो कॉमन है कि बिहार में एक आमूलचूल परिवर्तन आए, बिहार में जनता का राज आए, जनता की सरकार आए, व्यक्ति या परिवार या किसी दल की ना आए, क्योंकि उससे बहुत बड़ा जमीनी स्तर पे बदलाव देखने को मिलता नहीं। हमारा जो मोटिवेशन है, और वो मुझे लगता है कई लोगों का है, शेयर्ड मोटिवेशन, वो ये है कि आप और हम जब पटना रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ, एयरपोर्ट पे उतरते हैं, तो ये बात 2-3 मिनट के जरूर सोचते हैं कि भैया हम लोग बिहार से बाहर गए, पढ़ाई लिखाई की, अच्छी तालीम ली, उसके बाद आ रहे हैं, तो हम लोग के राजा कौन है? जिन्होंने मेहनत किया वो नहीं, जो किसी के बेटे हैं, राजा के बेटे हम लोग के राजा हैं। वो हो सकता है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से हमसे आपसे जीत जाए, लेकिन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे हम और आपसे बात करने बैठ जाए तो मुश्किल होगा। पर वो पॉलिसी बना रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्यों? हम और आप पीछे हट गए। मैं अक्सर ये बात सुनाता हूँ कि हमारी माँ हमको अक्सर बोलती थी कि बचपन में जब मैं खेलने जाता था बाहर, तो बोलती थी पीछे आ जाए, वो जो गुंडा उचक्का थोड़ा मारता हो,
बदमाशी करते हो थोड़ा सा, थोड़ा पीछे आके खेलो। तो थोड़ा पीछे आके खेलने लग गए। धीरे धीरे फिर माँ बोली कि और पीछे आ जाओ। धीरे धीरे सिकुड़ सिकुड़ के मैं अपने आंगन में आ गया और फिर अपने घर में आ गया। राजनीति लगभग वही राजनीति के साथ हुआ है। समाज के अच्छे लोग धीरे धीरे सिकुड़ के पीछे आते रहे, तो जो बचा वो राजनीति कर रहा है। दूसरा मोटिवेशन ये है कि चाहे हम आप हों और बिहार में पढ़ाई किए हो या बाहर किए हो, अपने घर से बाहर ही रहते हैं। मुझे भी कई रिलेटिव्स कहते हैं डिरेल हो गया है, लफुआ हो गया है, गमछा पहनकर घूम रहा है, राजनीति दलदल है, राजनीति कीचड़ है। पर लफुआ की बात नहीं है, नेता बनने गया है, नेता बनने नहीं आए। अरे जिस घर से बाहर चले गए थे उस घर को वापस संवारने आए, अपने माँ बाबूजी के साथ रहने आए। तो वो तो तब होगा जब यहीं पर शिक्षा व्यवस्था होगी, यहीं पर रोजगार की व्यवस्था होगी, यहीं पर नौकरी की व्यवस्था होगी। तो अपने घर वापस अपने माँ बाबूजी के साथ रहने आए। तो ये इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा? अपने परिवार के साथ वापस घर बसाने आए। और हम नहीं, छठ के बाद लाखों की संख्या में सब जो बिहार से वापस गए हैं वो वापस आकर बिहार में अपना घर बसाएंगे, अपने ही घर में वापस आ रहे हैं। तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए? इंशाल्लाह हम लोग जो ये मतलब प्लान कर रहे हैं कि छठ के बाद जो बिहार से बाहर गए हैं वो 2025 मजबूरी में जो छठ के बाहर गए हैं वो कम से कम बिहार में आके अपनी कुछ रोजगार कर सके। अच्छा, जैसे आपने ये बात बोला धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अभी भी वोट पड़ता है बिहार में, तो ये तो मतलब अभी भी कॉमन है। अभी भी आप देख लीजिए अलग अलग जगह पे, मतलब कोई भी चैनल पे देख लीजिए, तो चाहे भले आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आखिरी में आके आपको कोई जाति के नाम पे आपसे कनेक्ट कर ही लेगा। जैसे अगर मेरी बात करें तो कोई बोलेगा कि ये मुसलमान है, हम इसके सपोर्ट नहीं करेंगे। आपकी बात करें तो बोलेगा ये वो जाति के, हम उसके सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा सारे समाज में अभी भी बिहार में है, इससे कोई मतलब इसको कोई छुपा नहीं सकता। ये पहले भी था, बहुत सालों से चल रहा है और अभी भी आगे भी चलता आ रहा है। आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर जी, इसको कैसे क्रैक करेंगे? जाति और धर्म की जो बात होती है, तो लगता है आपको कि बिहार के लोग जाति और धर्म से ऊपर भी उठ के किसी को वोट कर सकते हैं? मुझे तो लग रहा है शमशुल भाई की ये प्रशांत जी को क्रैक करना ही नहीं है, ये बिहार की जनता को क्रैक करना है। हम और आप कई बार गांव में जाते हैं तो ज्यादातर हम लोग को सुनने को क्या मिलता है कि भैया बात तो ठीक कह रहे हैं लेकिन अभी इनको समय लगेगा। सही बात। प्रशांत जी को समय लगेगा, जनसुराज को समय लगेगा। तो सोचने की बात है जो हम और आप उनसे करते हैं। मैं तो कई बार ऐसे बैठकों में बैठता हूँ और उनको बताता हूँ कि अभी आपके यहाँ मैं 10 मिनट पहले आया था और आपको बताया कि चलिए जनसुराज में प्रशांत जी गरीबी से निकलने का रास्ता बता रहे हैं, तो आप हम लोग का कॉलर गमछा पकड़ लिए और खींच कर ले जा रहे हैं कि देखिए कितनी खराब स्थिति है, गली नली नहीं है। अगर प्रसव की पीड़ा हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं आ सकता है, किसी की मौत हो जाए तो लाश ले जाने का रास्ता नहीं है, विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रहा है, बच्चे 12, 15, 16, 17, 18 साल के हुए नहीं कि बाहर चले गए। अभी आप ये बात कह रहे हैं और आप तुरंत कह रहे हैं कि अभी समय लगेगा। ये तो वही बात हुई कि हम लोग जहर पी रहे हैं और कोई शरबत लेकर आपके पास आया है तो आप कह रहे हैं ना ना, गाली भी दे रहे हैं, लेकिन अभी जहर 5-6 साल और जहर पिएंगे, शरबत का समय आएगा 5-6 साल बाद। तो मेरे ख्याल से बिहार की जनता को क्रैक करना है और मुझे लग रहा है कि जो हम लोग देख रहे हैं पिछले 2 साल में कि वो क्रैक हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि विकल्प के अभाव में कभी कभी हम वो करते आते हैं जो लगता है कि चलो ये ठीक है। अगर आपके पास कोई बेहतर रास्ता नहीं है तो जिस रास्ते में आपको ठोकर लग रहा है वही ले रहे हैं, आपकी मजबूरी है। तो कहीं ना कहीं जनसुराज रास्ता तो बता रहा है गरीबी से निकलने का, साथ में वो विकल्प भी दे रहा है कि क्या करने से आप निकलिएगा। तो अगर विकल्प मिलेगा, और वो विकल्प ऐसा भी नहीं है कि आपको बाहर से बस दे दिया जा रहा है लीजिए, वो विकल्प मिलकर बनाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो क्रैक हो रहा है। वो जो बोलते हैं ना कि वो जब कांच में आप कुछ मारते हैं तो दरार जो आती है वो दरार आ गई है, अब तो बस उसको मार मार के जनता तोड़कर आएगी। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा इशू नहीं है। और जाति और धर्म की बात है, वो मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार की बात करूं, ताकि नहीं तो जो लोग सुन रहे हैं बोलेंगे तो भैया दूसरों की बात कर रहे हैं। तो किसी घर में, हमारे घर में भी जाइएगा और बोलिएगा कि भैया इतनी खराब स्थिति है, तुम लोग बाहर नौकरी करते हो, बेटा के तोरा पढ़िलियो रे लिखलियो रे कि तुम बुढ़ारी में हमारा सहारा बने, तुम तो जो बाहर गए हो वापस ही नहीं आ रहे, वापस ही नहीं है। सही तो बात। बोलते हैं यहाँ पर रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, क्या करें, वापस आ जाए, बोलते नहीं वापस नहीं आओ। तो क्यों स्थिति है तो की कर भी नेता सब चोर छे, तो पूछते हैं कि क्यों वोट दिए, किसको वोट दिए, अरे की करती रहे,
जरा सब दिल के, जिसको सबने वोट दिया तो हमने दे दिए। तो जब एक बड़े स्तर पर लोगों को विकल्प दिखेगा और वो उठकर वोट देने जाएंगे तो अपने आप होते ना कि एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है। आप समुद्र को गर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप एक छोटे से कटोरी में पानी को गर्म कर सकते हैं। तो जनसुराज वही कर रहा है, गांव मोहल्ले में जाकर छोटे से जनता जो है वो छोटे छोटे पॉकेट में बटी हुई है, उन सबको जोड़ रहे हैं। और जनता की जो चेतना है वो मरी नहीं थी, उसको जगाया जा रहा है। उसी तरीके से पूरे समंदर को गर्म नहीं कर सकते, लेकिन उस समंदर के पानी को कटोरी में डालिएगा तो उसको आप गर्म कर सकते हैं। तो छोटा छोटा प्रयास से 2 साल में आप देख रहे हैं कितना बड़ा हुजूम खड़ा हो गया है। अच्छा, ये बताइए कि आप जनसुराज को विकल्प मान रहे हैं, तो जैसी बातें प्रशांत किशोर जी करते हैं कि क्रांतिकारी टाइप वाली बात कि बिहार में ये बदलाव करेंगे, ये सुधार देंगे, वो सुधार देंगे, ऐसी ही सिमिलर बातें थोड़ा आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल भी किया करते थे जब वो दिल्ली में अपना आंदोलन कर रहे थे और अन्ना हजारे के साथ बैठे हुए थे। तो कुछ सिमिलरिटी तो है, ये माना जा सकता है कि ये आप बताएंगे है कि नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल में कितना फर्क है कि लोग, जैसे अरविंद केजरीवाल का अभी इमेज बताया जाए तो शुरू में इन्होंने भी मतलब काफी मोटिवेट किया लोगों को, अलग अलग प्रॉमिसेस किए कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। और जनसुराज भी अभी अलग अलग तरह का प्रॉमिस कर रही। तो लोगों के मन में जो डर है वो ये है कि क्या ये भी आम आदमी पार्टी की तरह अपने प्रॉमिसेस को तोड़ देंगे या फिर अपने वादों को निभाएंगे, क्योंकि लोगों को भरोसा करना बहुत मुश्किल है आजकल। तो आप जनसुराज को आम आदमी पार्टी से कितना अलग मानते हैं और कितना अलग समझते हैं? नहीं, आपने 2-3 बात रखी जो महत्वपूर्ण है। पहला तो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो किसी आदमी का संशय होना, भरोसा न करना वो लाजमी है और उससे घबराने की बात नहीं है। लगातार अगर आप किसी काम को करते जाते हैं तो भरोसा बनता है। अगर भरोसा आप किसी का तोड़ सकते हैं तो भरोसा बनता भी है। जिस कारण से भरोसा टूटता है, आपने कुछ कहा और नहीं किया तो टूट गया, वैसे ही अगर आप जो कहे वो कर रहे हैं तो भरोसा बनता है। प्रशांत जी आए और कहे पदयात्रा करेंगे तो सब लोगों ने कहा नहीं, आप पदयात्रा करेंगे तो छोड़ देंगे 1 महीने बाद। आज 2 साल से चल रहे हैं तो भरोसा बन रहा है। प्रशांत जी ने कहा कि भैया जनसुराज बिहार की पार्टी होगी, बिहार की जनता की पार्टी होगी, मैं उसका नेता नहीं हूँ। आज आप देख रहे हैं पार्टी बनने वाला है और उसका नेता सब लोग मिलकर चुनेंगे। तो जैसे मैंने जो कहा और वो नहीं किया तो टूट गया भरोसा। अब जो जनसुराज कह रहा है, जो प्रशांत जी कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं तो भरोसा बनेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल और जो आपने प्रशांत जी की बात की उसमें मूलभूत जो बहुत मतलब मुझे तो कोई सिमिलरिटी बाहर से दिख सकता है आपको। अगर बाहर से आप कोई 2 फिल्म के पोस्टर देखते हैं तो आपको बराबर दिख सकता है, सिमिलर दिख सकता है। सही बोल रहे हैं। हाँ, तो वो पोस्टर के रूप में दिख सकता है कि हाँ भाई शिक्षा, रोजगार, यहाँ पे बड़ा बदलाव आ रहा है। पर जो कंटेंट है, जो प्रक्रिया है, जो फिलॉसफी है, वो उसमें कोई मेरे ख्याल से मेल नहीं है। आपने सुना होगा ये बात, जरूर सुना है। हाँ। तो एक तो कि जनसुराज किसी क्रांति और आंदोलन की बात नहीं करता है। जनसुराज कह रहा है कि बिहार में समाज की मदद से एक नई व्यवस्था बनाएंगे, सृजन की बात कर रहा है। कोई आंदोलन यहाँ पर नहीं है, कोई धरना नहीं हो रहा है, किसी को उठाकर फेंकने की बात नहीं है, पौधा काटने की बात नहीं है। प्रशांत कह रहे हैं नया पौधा बनाने की बात है कि पौधा आप काट देंगे इसका मतलब नहीं कि पौधा अपने आप बन भी जाएगा। तो यहाँ सृजन की बात है, काटने की बात नहीं है। क्रांति कर किसी हटाने की बात नहीं है, नया बनाने की बात है। तो ये बहुत मूलभूत जो परिवर्तन, मतलब आप बोलेंगे कि दोनों में अलग चीजें हैं। और एकदम आप टेक्निकल बातों पे भी आएंगे तो अरविंद जी ने कभी कोई पदयात्रा नहीं की। पदयात्रा हो रही है यहाँ पर, उन्होंने समाज के साथ मिलकर उस दल को नहीं बनाया। जो लोग आंदोलन से थे और कुछ लोग मिलकर एक दल का उन्होंने फॉर्मेशन किया। मैं आपको टेक्निकलिटीज बता रहा हूं। और जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उस दल के नेता जिन्होंने बनाया वो दल के नेता बन गए। यहां पर ऐसी बात हो नहीं रही है। और एक बात जो इसके सेंटर में है कि क्यों मूलभूत अंतर है दोनों पार्टी के काम करने में और दोनों पार्टी के बनने में और प्रक्रिया में, और वो बिल्कुल अलग है कि एक आदमी का कॉन्शियस बदल सकता है, 2 आदमी का बदल सकता है, एक समूह का बदल सकता है। जब 1 करोड़ लोग साथ आकर कुछ बना रहे हैं तो एक बड़े समूह का कॉन्शियस ओवरनाइट बदलना मुश्किल नहीं है। तो उस लेवल पे डिजाइन ही बहुत अलग है।
कि भाई आप देख रहे हैं कि 8 कन्वेंशन होने वाले हैं पार्टी लॉन्च के पहले। हर समूह से मिला जा रहा है, चर्चा की जा रही है, उनसे सुझाव लिया जा रहा है, उस पर संवाद हो रहा है, उस पर बहस हो रही है। तो ओवरनाइट आप और हम बदल सकते हैं, एक समूह का कॉन्शियस ओवरनाइट बदल जाना संभव नहीं है। तो जनसुराज विजडम ऑफ द क्राउड, ना कि विजडम ऑफ द इंडिविजुअल पर निर्भर करता है मेरे ख्याल से। आपकी जनता जो देख रही है, आपके दर्शक जो देख रहे हैं, मेरे ख्याल से इसी लाइन में, मतलब एक लाइन में मुझे बोलना हो कि जनसुराज विजडम ऑफ क्राउड से बन रहा है। जनसुराज कलेक्टिव, आप बोलेंगे कि इंटेलिजेंस का एक आउटकम है। आपने बोला कि बापू सभागार में बहुत सारी सभाएं हुई हैं और भी आगे आने वाले दिनों में काफी सारी सभाएं हो रही हैं। तो उसमें एक संविधान की भी चर्चा करते हैं प्रशांत जी। तो संविधान अभी तक तो पूरा बना नहीं है, लेकिन आपने कुछ कुछ बातें सुनी होगी कि प्रशांत जी ने मेंशन किया। तो आपके हिसाब से वो कौन सा 2, 3, 5 पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि ये बात संविधान में है या फिर होनी चाहिए तो बहुत अच्छा होगा, जनसुराज की संविधान की बात करें अगर तो? नहीं, देखिए अभी तो प्रक्रिया में है, लेकिन कुछ बातें जो स्पष्ट हैं, जो मुझे लग रहा है कि कांशीराम ने कहा था और कई दलों ने उसको जमीन पे लाने का दावा तो किया पर ला नहीं पाए कि भाई समाज में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी उनकी होनी चाहिए। तो वो मुझे लग रहा है कि जमीन पर उतरते हुए देखना, और देखिए कोई बात को बोल देना डायलॉग के रूप में, उसके लिए प्रक्रिया बनाना, क्योंकि लिए कोई चीज तभी चलती है जब वो व्यक्ति पे निर्भर ना करे, प्रक्रिया पे, पीपल नहीं प्रोसेस सेंटर्ड। तो आप देख रहे होंगे कि जो चर्चाएं चल रही है कि उस हिसाब की प्रक्रिया बन रही है कि उसमें आप रहे, हम रहे ना रहे, ये व्यवस्था बन रही है कि भाई 5 साल में हर वर्ग, हर समाज के लोग को मौका मिलेगा। उसमें भी जो सबसे पीछे रह गया है उसको सबसे पहले मौका मिलेगा। इसमें जो बहुत बड़ी मुझे लग रहा है, जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत प्रेरणा देती है और मुझे गर्व होता है कि हम लोग इससे जुड़े हुए हैं, कि ये बराबरी से ज्यादा इक्विटी की बात कर रहा है, इक्वलिटी से ज्यादा इक्विटी की बात कर रहा है, फेयरनेस की बात कर रहा है कि भाई सबको बराबर हिस्सेदारी तो मिलेगा, उसमें भी सबसे पहले उसको मिलेगा जो सबसे पीछे है। मेरे ख्याल से ये बात जो लग रहा है मुझे, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना कि वर्ल्ड, दुनिया को आप बेस्ट आइडियाज नहीं बदलता है, दुनिया को एग्जीक्यूशन से, बेस्ट आइडियाज के एग्जीक्यूशन से दुनिया बदलता है। अब मैं इसको पैराफ्रेज करूंगा, फिर से बोलने का प्रयास करूंगा, दुनिया बेस्ट आइडियाज से नहीं बदलता है, दुनिया सिंपल आइडियाज के बेस्ट एग्जीक्यूशन से बदलता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। जैसे संविधान से रिलेटेड एक और सवाल हम ले लेते हैं। जैसे कि प्रशांत जी ने वोटिंग भी करवाया था कि संविधान में इस बात को क्या मेंशन किया जाए कि जो भी जनसुराज से जुड़ना चाह रहे हैं, इस संगठन में नेता बनना चाह रहे हैं या समाज में नेता बनना चाह रहे हैं, तो उनका बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो कितना होना चाहिए, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस पे आपकी अपनी क्या राय है? मतलब अगर कोई पढ़ा लिखा है तो इसको मान लिया जाए कि वो समझदार है, या फिर अगर कोई नहीं पढ़ा लिखा है तो उसको मान लिया जाए कि इसको कुछ नहीं आता है? तो आपका इसका अपने ऊपर क्या मतलब पर्सनल ये है, राय है? देखिए, इस पे चर्चा चल रही है, बातचीत हो रहा है, इस पे बड़े स्तर पे विमर्श हो रहा है। जैसा कि आपने कहा और हम सब जानते हैं कि संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, और वो सही भी है कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय 13-14% लिटरेसी रेट, साक्षरता भारत की थी। लेकिन इसीलिए आप भारत जैसे, आप बोल सकते हैं डाइवर्स, इतना डाइवर्स कंट्री है, इसमें इतने ज्यादा, मतलब आप बोलेंगे कि अलग धर्म, जात, खान पान, भाषा, संस्कृति, मतलब कई देशों का मिश्रण, कई समाजों का मिश्रण, मतलब कल्चरली बहुत रिच है हमारा कंट्री, बहुत रिच, मतलब उसके रिचनेस का कोई डेफिनेशन मेरे ख्याल से मैं दे भी दूं तो वो कम पड़ेगा। उस परिस्थिति में ये मान लेना कि भाई जो पढ़ा लिखा है वही समझदार है और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो समझदार नहीं है, नहीं मानेंगे आप। और इतिहास इसका गवाह है, पिछले 100-150 साल में जो बहुत बड़े स्तर पर युद्ध हुए हैं, जिसपे लोगों को क्षति पहुंची है, लोगों की जान गई है, हत्याएं हुई हैं, वो पढ़े लिखे लोगों ने किया है। तो इसलिए वो कोई मापदंड नहीं है, लेकिन ये चर्चा का विषय है, क्योंकि लिए अगर व्यवस्था नहीं हो समाज में, क्योंकि लिए देखिए पढ़ना लिखना को जीवन में कर पाना ये आप पर हम पे निर्भर नहीं है। अगर मैं और आप उस परिवार में पैदा हो गए जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो मेरे अंदर कितनी भी क्षमता है, मैं शायद स्ट्रक्चरली उन बैरियर को क्रॉस ना कर पाऊं, लेकिन मैं फिर वंचित हो जाऊं कि मैं समाज का नेतृत्व नहीं कर पाऊं, ये उचित नहीं है। ये उचित नहीं है। लेकिन
अब चीजें बदल रही हैं, विद्यालय खुले हैं, स्कूल्स बन रहे हैं। 60-70-80 पिछले 75-80 साल में बहुत सारी चीजें भारत में बेहतर हुई हैं। हम एज अ कंट्री प्रोग्रेस किए हैं, हम लोग का कई मापदंडों पे हमने बेहतर किया है। तो अब मेरे ख्याल से ये चर्चा दल के लोग कर रहे हैं, इस पे बातचीत हो रही है। मेरे ख्याल से मेरे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि 10वीं पास होनी चाहिए, कि ग्रेजुएट होना चाहिए, कि 8th पास होना चाहिए। महत्वपूर्ण ये है कि ये जो भी हो, वो जो लोग दल बना रहे हैं, जो बिहार की जनता मिलकर बना रही है, उनका निर्णय हो। तो और जो समाज तय करेगा वो होना चाहिए। तो मेरे लिए शमशुल भाई, सही में मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहूंगा। संविधान ने क्लियर कर रखा है कि आप किसी देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए आपके लिए कोई मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस बात पर चर्चा हो, इस बात पे अपनी राय दे रहे हैं। सामूहिक प्रयास, डेमोक्रेसी में डायलॉग जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही बात। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि जन सुराज को लेके बहुत लोग पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जन सुराज भी अगर सत्ता में आ जाएगा तो क्या करेगा, वही करेगा जो पिछली पार्टियां कर रही थी। तो आपको क्या लगता है, जन सुराज के आने से कुछ समाज में बदलाव होगा? शिक्षा में, पलायन में, रोजगार में, महिलाओं के हालात में, इन सब चीजों में क्या बदलाव होगा? आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जन सुराज का या फिर कोई आइडियोलॉजी पता है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये तो करके ही देंगे? तो वो क्या 4-5 चीजें हैं जो आपको लगता है कि जन स्वराज आएगी तो ये बिहार में बदलाव होगा और बेहतर होगा बिहार इससे? देखिए, इस बात पे तो मुझे हंसी आती है कई बार के लिए। लोग बोलते हैं भाई हम पहले भी ठगाए हैं तो फिर से ठगा जाएंगे। सही बात। तो आप इस बात से कंफर्टेबल है कि आप ठगा रहे हैं तो आप उनसे ही ठगाना चाहते हैं। हाँ। लेकिन कुछ नया करके आप नहीं। मतलब ये कितनी विचित्र बात है कि भैया हम तो ठगा रहे हैं, तो आपको तो जनसुराज आए ना आया फिर ठगाइएगा। हाँ। इसमें आप कह रहे हैं कि क्या हम ठगा गए? तो लोग अपने जाति वाले से ही ठगाना चाह रहे हैं। आप ठगने का एंटिसिपेशन करके कुछ नया नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब सही बात। आप ठगाने के लिए तैयार हैं, पर कुछ नया आ रहा है कि इसमें भी मुझे ठग लेगा, उसके एंटिसिपेशन में आप कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि आप बाहर गए, आप गिर गए, या बच्चा चलना शुरू किया और गिर गया तो आप चलना ही बंद कर दें। भैया प्रयास हमेशा समाज में अलग स्तर पे होना चाहिए। ये भी प्रयास हो रहा है और जनता मिलकर इसको बना रही है। जनसुराज आएगा तो मेरे ख्याल से 5 काम हो जाएगा। ये बात हम लोग बता ही रहे हैं हर जगह की विश्व स्तरीय शिक्षा मिलेगी। ऋण जो है वो महिलाओं को बिल्कुल सस्ते ब्याज पे मिलेगा। 4% ब्याज पर ऋण महिलाओं को मिलेगा। जो फसल की बात है वो कैसे प्रॉफिटेबल हो वो होगा। मजदूरी फ्री होगी अगर आप कैश क्रॉप कर रहे हैं, अगर जो जिससे आपको नगद मिल रहा है, अगर वो फसल आप उगा रहे हैं। हर व्यक्ति को, ये तो हम लोग शुरुआती दिन से कह रहे हैं कि भाई, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मजबूरी में हुआ पलायन, विकल्प के अभाव में हुआ पलायन, जिसको बोल रहे हैं कि डिस्ट्रेस माइग्रेशन, अगर उस कारण से गए, अपने चॉइस से कोई गया है, मजदूरी कोई खराब चीज नहीं है। हर व्यवसाय की एक सम्मान, एक डिग्निटी है। लेकिन मजबूरी में जो मजदूरी होता है उसको रोकेगा जनसुराज। 10 से 15 हजार का रोजगार आपको बिहार में ही। ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कैसे होगा? मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि रिवर्स माइग्रेशन हम करेंगे, तो इतनी जॉब तो है नहीं कि सबको नौकरी दे दी जाए, सबके लिए कुछ ना कुछ कर दिया जाए। तो कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा होगा जनसुराज की। अगर हम रिवर्स माइग्रेशन की बात कर रहे हैं तो हाँ, अगर लोग आएंगे तो हम इनको ये करेंगे तो वो जाकर बिहार में भी सेटल हो सकते हैं, अपने घर परिवार के साथ रह सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या फॉर्मूला है जनसुराज के पास इसके लिए? देखिए, इसका कोई ऐसा एक सिल्वर बुलेट नहीं है। ये भी सवाल मैं सुनता हूं तो जनता तुरंत 10 लाख जॉब कोई बोल देता है कि आपको देंगे, 20 लाख जॉब देंगे, और आदमी आंख बंद करके वोट दे रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पूछ रहे हैं कैसे होगा, और इसका जवाब बस हम दे दें कि फैक्ट्री खुल जाएगी तो इससे हो जाएगा, शिक्षा बेहतर हो जाएगी इससे हो। कोई एक चीज करने से नहीं होगी, कई सारी चीजें एक साथ होंगी तो होगा। अच्छी शिक्षा मिलेगी तो यहाँ पे स्किल्ड लोग होंगे, उसका 10-15 साल में आपको असर दिखेगा। दूसरा, जो तुरंत कुछ कदम हम लोग उठाने वाले हैं उसके कारण से होगा कि सबसे ज्यादा जो आप बोल सकते हैं कि 4-5 फैक्ट्री खुल गई तो एक फैक्ट्री 5,000-20,000 को नौकरी आप देंगे। सबसे ज्यादा जो जॉब क्रिएट करता है वो करता है एक्सेस टू कैपिटल। अभी अनइक्वल एक्सेस टू कैपिटल है लोगों के पास। कुछ लोगों के पास बहुत कैपिटल है, कुछ के पास बिल्कुल नहीं। लोन भी उनको ही मिल रहा है जिनके पास पैसा पहले अगर आपके हाथ में पूंजी आएगा
तो आपको जॉब मिलेगी, ये तो बिल्कुल सी बात है। तो एक तो ये है कि भाई पूंजी का जो विकेंद्रीकरण है उस पर कई सारी चर्चाएं हो रही हैं, बातचीत हो रही है। दूसरा, हर प्रखंड स्तर पे, हर पंचायत स्तर पे प्लान बन रहा है कि वहां की संभावनाएं क्या है, वहां पर ऐसा क्या माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज खोले जा सकते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि एक काम करेंगे और सबको नौकरी मिल जाएगा, वो बेवकूफ बनाने वाली बात है। कई सारी चीजों पे बातचीत हो रही है, कोई रातों रात नहीं होगा, लेकिन एक बड़े स्तर पे जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, जो छठ से वापस लोग आएंगे, उनके लिए व्यवस्था नौकरी की यहाँ पर की जाएगी। और उसके कई सारे आपको जो चीजें बताएं कि भाई पूंजी की उपलब्धता, जब पूंजी की उपलब्धता होगी, जो एक बड़ी बात प्रशांत जी बोलते हैं, जिसको आप लोग देख रहे होंगे, सीडी रेशियो, कि भाई बिहार में सिर्फ आदमी का प्लान नहीं हो रहा है, लोगों का प्लान नहीं हो रहा है, पूंजी का प्लान भी हो रहा है, उसको रोका नहीं जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। सीडी रेशियो बिहार का 50% है, 100 रुपये आप जमा करते हैं 50 मिलता है। तो कई सारी चीजों को एक साथ करने से वो अवसर यहाँ पर पैदा होंगे, जहां पर 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और एक साधारण अगर स्थिति में इसको बताएं तो भैया राजस्थान में भी गरीबी है, पंजाब में भी गरीबी है, तो वहीं तो बिहार के लड़के जा रहे हैं। सही बात है, राजस्थान से कोई यहाँ नहीं आ रहा है। हाँ, तो वहां तो ऐसा नहीं कि वहां भ्रष्टाचार नहीं है। सही बात। तो ये व्यवस्था बाकी राज्यों में जैसे हो रही है उसे यहाँ पे भी होगी। तो ये कई बार, और मैं आपका धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आपने सवाल पूछा, क्योंकि ये बाहर यूएस में होता है। यूएस में जब बहस होता है तो लोग पूछते हैं कि भैया आप यहाँ नहीं बोलते कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, कैसे करेंगे। तो ये आप अच्छा कर रहे हैं कि पूछिए, और मैं चाह रहा हूँ कि जनता पूछना शुरू करे। जब जाए लोग उनके पास जाति धर्म पे वोट पे जाए या उनको झूठे सपने दिखाएं, तो वो पूछे कि कैसे करोगे। यूएस में बताया जाता है कि आप कैसे करेंगे, और प्रशांत जी गांव गांव जाकर इस बात को बता रहे हैं, गांव गांव जाकर बता रहे हैं शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी, कि भाई प्रखंड स्तर पर आपको नेतरहाट जैसे स्कूल खुलेंगे, हर प्रखंड हर पंचायत या बिहार में नौकरियां कैसे मिलेंगी। भाई नौकरियां ऐसे मिलेंगी कि भैया लोगों को वापस बुलाया जाएगा, वहां पर संभावनाएं पैदा की जाएगी, आपके हाथ में पूंजी दिया जाएगा। भाई जो व्यक्ति यहाँ पर स्किल की दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाहर जो जा रहे हैं लोग वो बिहार के लोग जा रहे हैं, यहाँ पे अवसर का दिक्कत है। सही बात। तो अवसर पैदा किए जाएंगे। भैया आप जो बाहर काम कर रहे हो, दूसरे लिए काम कर रहे हो। भाई हम लोग जो 5000 गांव से ऊपर गए हैं, आप लोगों से पूछेंगे आप क्या करते हैं बेंगलोर में जाके, मैं बाइक चला रहा हूँ किसी के लिए, मैं किसी के घर में खाना बना रहा हूँ, मैं किसी के सैलून में बाल काट रहा हूँ या काट रही हूँ, मैं किसी दूसरे के यहाँ काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। वही काम आप यहाँ पे अपने लिए कर सकते हैं। वहां क्यों कर रहे हैं? जो कर रहा है या जो वो बिजनेस खोला है वो आपसे हमसे ज्यादा होशियार तो नहीं है, क्योंकि तभी तो बिहार के लोग अलग अलग जाकर, और सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ी बात है जो मुझे बहुत दुख पहुंचा है, मैं हाल ही में दिल्ली में था, वहां पे किसी ने बोला भी हम लोग पंजाब के, हम लोग कनाडा में जाते हैं तो बोलता है देखो बिहारी आ गया, कम दाम में कर देगा। तो हम लोग स्किल्ड ही नहीं है, हम लोग उस स्किल को कम दाम में भी कर रहे हैं। तो मानिए वो वापस आकर यहाँ पे करेंगे तो बिहार को प्रॉफिट भी होगा, टैलेंट भी वापस आ रहा है, और उनको रोजगार के लिए यहाँ पे अवसर भी मिलेंगे। तो मोटा मोटी अवसर के अभाव में लोग बाहर जा रहे हैं, और अवसर अगर पूंजी आएगी, शिक्षा बेहतर होगी, खेती अगर आपका प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तो अपने आप सारी चीजें एक साथ होंगी तो बदलाव आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक भाई हमारे दर्शकों को इतनी सारी बातें बताने के लिए। ये जितने भी सवाल थे जो मैंने विवेक भाई से पूछा, ये वैसे सवाल थे जो दर्शकों ने चैनल पे कमेंट करके पूछा है मुझसे। ये डायरेक्टली हम चाहते तो उनका रिप्लाई उनके मैसेज के नीचे भी कर सकते थे, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो सवाल कर रहे हैं उसको एकदम डिटेल में लोगों को समझाया जाए, ताकि आपके सवालों से लोगों तक भी जवाब पहुंच सके जिनके मन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। तो अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल आता हो, जन सुराज से रिलेटेड कोई भी कैसा भी सवाल अगर आपके मन में आता हो, तो हम कोशिश करेंगे कि उस सवाल से रिलेटेड जो बेस्ट एक्सपर्ट हो, जो इस बारे में जवाब दे सकता है, हम आपके सामने लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक भाई, आप अपना टाइम निकालने के लिए, हमारे साथ इतने देर जुड़ने के लिए। और हम लोग फिर एक बार कभी ना कभी बैठेंगे जब भी जनता का सवाल हमारे पास आ जाए। और आप अपने मतलब जन सुराज में आप वन ऑफ द सीनियर में से आते हैं, हमारे हम लोगों के बड़े भाई जैसे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि आप हमारी बातें जनता तक भी पहुंचाने का काम करें, और थोड़ा बहुत हफ्ते में एक बार समय निकाल लें। विवेक भाई का एक चैनल भी है, विवेक आप बिहार की बात विवेक के साथ, बिहार की बात विवेक के साथ, उस पर भी आप विवेक भाई की बात देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो भी सवाल हो विवेक भाई से वहां भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात जो करूंगा, और इसको आप रख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहते हैं। हाँ। कि ये आपने बहुत अच्छा शुरू किया है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी
का सबसे बड़ा मैं कहता हूं मानक या इंडिकेटर है संवाद, चर्चा। जात पर चर्चा हो रहा है तो जात पर वोटिंग हो रही है। अगर रोजगार पर चर्चा होने लग जाए, पढ़ाई पर चर्चा होने लग जाए कि रोजगार कैसे आएगा, ये गांव गांव में लोग चर्चा करने लग जाए, तो अपने आप नेता डर जाएगा। उसको खटखटाने से डर लगेगा। उसको पता है कि अभी जनता मेरे जात में इंटरेस्टेड है, मेरे धर्म में इंटरेस्टेड है, मुर्गा भात में इंटरेस्टेड है, तो उसको डर ही नहीं लग रहा है। वो अपना जात लेके चले जा रहे हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारे जात। अगर वही जनता पूछने लग जाए गांव गांव में जाकर कि भैया कैसे दोगे रोजगार, विद्यालय की व्यवस्था कैसे ठीक करोगे, कैसे 10 से 15 हजार, ये चर्चा अगर जमीनी स्तर पे शुरू हो जाए तो उससे बेहतर तरीका नहीं है। राजनीति की, मैं कहूंगा कि राजनीति की प्राथमिकता बदल जाएगी। समाज की प्राथमिकता बदलती है, वो डिसाइड करता है कि राजनीति की प्राथमिकता बदलेगी कि बदलेगी। समाज बदलता है तो राजनीति बदलता है। तो ये चर्चा आप कर रहे हैं, कीजिए। और मेरा एक सुझाव है कि आप एक एक मुद्दा लीजिए कि भैया बिहार में रोजगार कैसे आएगा, उस पर ही 45 मिनट बातचीत की जा सकती है। ये बात आप हवा हवाई लोग आके बोलते हैं भैया 10 लाख दे देंगे, 20 लाख रोजगार दे देंगे, 25 लाख देंगे, कैसे दोगे भाई? भाई किसी ने बोला 4 करोड़ नौकरी दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, किस तरीके से देंगे? उस पर मुझे लगता है कि माइन्यूटली उसको एग्जामिन करने की बात है। और अगर ये चर्चा गली में, पंचायत में, नुक्कड़ में होने लगी तो भैया बाकी तो छोड़ जाइए, नेता को डर लगेगा जाने में। नेता को डर लगेगा भैया जाएंगे तो पूछ देंगे रोजगार कैसे मिलेगा। सही बात है। तो हर मुद्दे पर उठाइए और बात कीजिए। ये मेरे ख्याल से आपके चैनल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि आपके चैनल को मैं देख रहा हूँ कि हर स्तर के लोग देख रहे हैं और बहुत ही कम समय में आपने बहुत अच्छा हमारा मकसद ये भी है, जैसे जन स्वराज उर्दू इसका नाम है, तो मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को जोड़ा जाए। जैसे प्रशांत जी एक फॉर्मूला देते हैं कि अगर किसी को सत्ता में आना है या फिर अपने मतलब मेजॉरिटी साबित करनी है तो आपको किसी न किसी से मिलना पड़ेगा। तो मुसलमानों का जो एक धारणा बना हुआ है कि मुझे बीजेपी के साथ नहीं जाना है, चलिए मान लीजिए बीजेपी के साथ नहीं जाना है, तो 35 से 40% लोग हैं वो बीजेपी को वोट करते हैं। फिर भी 60% वैसे लोग हैं जो अभी भी बीजेपी के साथ नहीं है, जो एक किसी कॉमन टॉपिक पे, मुद्दे पे साथ में आ सकते हैं, जो संविधान पे भरोसा कर सकते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि वैसे मुसलमानों को भी जोड़ा जाए और समाज में वैसे कोई भी हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो सबको जोड़ा जा सके जो इस सोच के साथ अग्री करते हैं कि नहीं हम लोग साथ में रह सकते हैं। इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि इस चैनल पे सारे लोग आए, सारे लोग अपनी बातों को रखें और बताएं कि वो कितना कंफर्टेबल है किसके साथ। तो यही एक कोशिश है। और हमारे चैनल का एक और मकसद ये है कि जैसे हम कुछ चीज छुप के नहीं करना चाह रहे हैं। आपने ये सवाल पूछा कि क्या ये ऐसा है, जन स्वराज ऐसा करेगा, तो हमने उसका एकदम साफ साफ जवाब दिया। ये नहीं कि आपने ऐसा कुछ टफ सवाल पूछ दिया और हम छुप के बैठ गए कि इस बात पे तो हम रिएक्शन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? जब हम बोल रहे हैं कि अगर हम सच बात कर रहे हैं, बिहार की भलाई के लिए बात कर रहे हैं, तो कुछ तो एक कॉमन पॉइंट होगा। जैसे आप भी जन स्वराज में, हम भी जन स्वराज में, और भी बहुत सारे लोग भी जन स्वराज में, तो मेरे और आप में कोई ना कोई एक कॉमन पॉइंट तो होगा ही जो दोनों को मजबूर किया जन स्वराज में आने के लिए। तो वैसा अगर पॉइंट सामने वाले दर्शकों को देखने को मिल जाए, वैसा पॉइंट अगर उनसे कनेक्ट हो जाए, तो वो भी जन स्वराज में आके काम करने लगेंगे और कल से वो भी जय बिहार और जय जय बिहार का नारा लगाएंगे जैसे हम लोग बोल रहे हैं। तो कोशिश तो हमारी यही है कि हमारे दर्शक भी इससे जुड़े। आप लोग कमेंट कीजिए, अपना सजेशन दीजिए और रिएक्शन दीजिए, जो भी हो सकता है सवाल जवाब वो कीजिए। हम उसके अकॉर्डिंग ऐसे लोगों को यहाँ पे बैठाने की कोशिश करेंगे जो उस सवाल का बेहतर जवाब दे सके और आप तक पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने। इतना मजा आ रहा है आपके साथ, तो मैं एक और बात बस बोलना चाहूंगा, इसके बाद आप शुक्रिया करके खत्म करना। ये भी बात है कि हम लोग इतना मजा, यही तो बातचीत है कि जब आप सही में चर्चा करते हैं और आप स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज नहीं करते हैं। तो अभी शुभांकर जी ने जो बहुत अच्छी बात बोली है कि भैया ज्यादातर नेता ऑन द आइदर साइड, शुभांकर शर्मा जो अपना पॉडकास्ट चलाते हैं, उनके नेता ऑन द आइदर साइड, आप सत्ता में है या सत्ता में नहीं है, आपको जानना है कि क्या सवाल पूछा जा रहा है, बिकॉज आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि प्रशांत जी की सबसे खास बात है कि वो उन नेताओं में से नहीं है, क्योंकि लिए आप परीक्षा कर ले तो उसकी तैयारी आज नहीं कर रहे हैं। तो एक बात जो मुझे बोलना है, जो बहुत ज्यादा प्रभावित हम सबको किया जन स्वराज से जुड़ने में, कि आज तक नेता समाज के 2 वर्ग का गठबंधन करके समीकरण बनाते थे। जन स्वराज उस सबको धुआं कर दे रहा है, को समाज को कह रहा है कि भैया तुम हमारे साथ मत बनाओ गठबंधन, तुम आपस में किसी एक वर्ग के साथ मत गठबंधन बनाओ, तुम आपस में एक साथ सब वर्ग के साथ गठबंधन गठजोड़ एक साथ हो जाओ। अब भी आप कैसे फिर बांटिएगा? अभी तक ये बोल रहा है कि समाज एक साथ, अपने समाज के साथ गठबंधन कर रहा है, किसी एक जाति, किसी धर्म, किसी एक वर्ग के साथ नहीं कर रहा है। तो सारा समीकरण जो नेता जो आप कहेंगे कि वन वे प्लानिंग होती थी, ये इतना होलिस्टिक है
कि भैया इसमें सब लोग धुआं धुआं हो जाएंगे, क्योंकि समाज अब किसी एक वर्ग के साथ समीकरण नहीं बैठा रहा है, समाज के हर वर्ग के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। ये पूरा एक सर्कुलर पार्टनरशिप है और वो है जन स्वराज। अभी जब जनता मिलकर अपना समीकरण बना रही है, आपके लिए समीकरण नहीं बना रही है। बस मैं यही कहूंगा, अभी तक ऐसा होता था विवेक भाई की जैसे कि नेता आपस में गठबंधन बनाते थे, जैसे मैंने किसी को भी वोट दिया, वो जाके किसी और के साथ मिल जा रहा है, उसकी अपनी मर्जी है। तो नेता आपस में इधर से इधर करते रहते थे, गठबंधन बना लिए, गठजोड़ बना लिए, जनता देखती रहती थी। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता गठबंधन बना रही है, नेता लोग देखते रह जाएंगे। ये मेरा कहना है कि देखिए मजा आएगा इसमें, 2025 के इलेक्शन में बहुत मजा आने वाला है। और आप सभी लोग देखते रहिए जन स्वराज टीवी उर्दू। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक भाई आपका टाइम देने के लिए। इतना आपसे फिर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।